जब देश के वीर सैनिक पाकिस्तान में जाकर आतंकवादियों को धूल चटा कर आते हैं, तब आप उसके भी प्रमाण मांगते हैं। हम दिल्ली वासी यह भी भूले नहीं हैं, जब कोरोना महामारी में माता पिता अपने बच्चों की स्कूल फीस देने के लिए जूझ रहे थे, तब आप शराब कंपनियों की लाइसेंस फीस माफ कर रहे थे। हम दिल्ली वासी यह भी भूले नहीं हैं, जब बच्चे स्कूल जाने के लिए तरस रहे थे, तब आप शराब के ठेकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगवा रहे थे। यह भी हम दिल्ली वासी भूले नहीं हैं। जब दिल्ली वासी अच्छे अस्पतालों की उम्मीद कर रहे, तब आप अपना महल बनवा रहे। यह भी हम दिल्ली वासी भूले नहीं हैं। जब प्रदूषण से दिल्ली वासी जूझ रहे थे, तब आप विपासना करने गए थे। जब दिल्ली पानी में डूबी थी, चारों तरफ सड़कों पर, अस्पतालों में, स्कूलों में, सरकारी इमारतों में पानी से हाहाकार मचा हुआ था, तब आप उन सभी नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे थे जिन्हें कभी आपने भ्रष्टाचारी घोषित किया था। यह भी हम दिल्ली वासी भूले नहीं हैं। पिछले 10 वर्षों में हम दिल्ली वासियों को अगर में कुछ मिला तो बस एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री, गर्मियों में पानी की किल्लत, बारिश में डूबती सड़कें, सर्दियों में प्रदूषण के कारण दम घुटती दिल्ली, भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली सरकार के मंत्री, बहानों से भरी सरकार और एक ऐसा जिद्दी और निरंकुश मुख्यमंत्री जो जेल में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी न छोड़े। हमारे मुख्यमंत्री जी पर यानी अरविंद केजरीवाल पर बशीर बदर जी का एक शेर बिल्कुल फिट बैठता है। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसी ने लूटा है। पिछले 10 वर्षों में हम दिल्ली वासियों को अगर कुछ मिला तो बस एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री, गर्मियों में पानी की किल्लत, बारिश में डूबती सड़कें, सर्दियों में प्रदूषण के कारण दम घुटती दिल्ली, भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली सरकार के मंत्री, बहानों से भरी सरकार और एक ऐसा जिद्दी और निरंकुश मुख्यमंत्री जो जेल में जाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी न छोड़े। हमारे मुख्यमंत्री जी हर जगह कहते रहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे। आज मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि जब हमारा देश आजाद हुआ तब हमारे देश के सामने अनेक चुनौतियाँ थी। उन चुनौतियों में से एक चुनौती अहम थी यह निर्धारित करने की कि इस देश की आगे की राह क्या हो। तब जहाँ अधिकांश देश राजशाही और तानाशाही को मानते थे, तब जो विविधताओं से भरा देश था, जाने को धर्म थे, अनेकों भाषाएं बोली जाती थी, तब हमने हमारे भारतवर्ष के लिए लोकतंत्र की स्थापना कर विश्व को यह संदेश दिया कि यह देश लक्ष्मीबाई का भी है, यह देश तात्या टोपे का भी है, यह भगत सिंह का भी है, यह सुभाष चंद्र बोस का भी है, यह सरदार पटेल का भी है, यह अम्बेडकर का भी है, यह गांधी का भी है, यह सावरकर का भी है, यह बुद्ध का भी है, यह महावीर का भी है, यह श्री गुरु नानक का भी है, यह भारतवर्ष श्री राम का भी है, यह भारतवर्ष श्री कृष्ण का भी है। और यह सब दर्शाता है कि हमारे विचारों में कितना भी मतभेद क्यों ना हो, किंतु हम एक भारतवासी है और यह भारतवर्ष विचारों से ऊपर उठकर, किसी भी धर्म से ऊपर उठकर, किसी भी जाति से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलाया जाएगा। और आज इतने वर्षों बाद भी हमारा जो भरोसा हमारे संविधान पर तब था, वही भरोसा आज भी कायम है, बल्कि यह कहूँगा कि समय के साथ साथ और गहरा हुआ है। आज न हमें विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, बल्कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है, हमारा लोकतंत्र ही हमारी प्रेरणा है। और 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम यह साबित करते हैं कि इस देश में न कभी संविधान खतरे में था और न ही कभी आगे होगा, क्योंकि आज इसी संविधान की वजह से हमारी संसद में एक खालिस्तानी विचारों वाला व्यक्ति भी है। आज इसी संविधान की वजह से हमारी संसद में एक कश्मीर को भारत का भिन्न अंग न मानने वाला व्यक्ति भी है। और इसी संविधान की वजह से आप यानी अरविंद केजरीवाल एक जांच एजेंसी के नो समनों की अनदेखी करते हैं। इसी संविधान की वजह से आप भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, भारत के संवैधानिक पदों का मजाक उड़ाते हैं। इसी संविधान के कारण ही
ही आप भारत के प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा बुलाते हैं। इसी संविधान के कारण ही आप हर रोज दिल्ली वासियों के मूल अधिकारों का हनन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र आपकी रक्षा करेगा। हाँ, हमारा संविधान कुछ कमजोर जरूर हुआ है और इसे कमजोर किसी और ने नहीं बल्कि आपकी दिल्ली सरकार ने यानी अरविंद केजरीवाल ने कमजोर किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी हर जगह कहते रहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे। आज मैं यहाँ खड़ा होकर आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम यह साबित करते हैं कि इस देश में न कभी संविधान खतरे में था और न ही कभी आगे होगा, क्योंकि आज इसी संविधान की वजह से हमारी संसद में एक खालिस्तानी विचारों वाला व्यक्ति भी है। आज इसी संविधान की वजह से हमारी संसद में एक कश्मीर को भारत का भिन्न अंग न मानने वाला व्यक्ति भी है। और इसी संविधान की वजह से आप यानी अरविंद केजरीवाल एक जांच एजेंसी के नो समनों की अनदेखी करते हैं। इसी संविधान की वजह से आप भारत के संविधान का, भारत के लोकतंत्र का, भारत के संवैधानिक पदों का मजाक उड़ाते हैं। इसी संविधान के कारण ही आप भारत के प्रधानमंत्री को चौथी पास राजा बुलाते हैं। इसी संविधान के कारण ही आप हर रोज दिल्ली वासियों के मूल अधिकारों का हनन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा संविधान, हमारा लोकतंत्र आपकी रक्षा करेगा। हाँ, हमारा संविधान कुछ कमजोर जरूर हुआ है और इसे कमजोर किसी और ने नहीं बल्कि आपकी दिल्ली सरकार ने यानी अरविंद केजरीवाल ने कमजोर किया है। हाँ, हमारा संविधान कुछ कमजोर जरूर हुआ है और इसे कमजोर किसी और ने नहीं बल्कि आपकी दिल्ली सरकार ने यानी अरविंद केजरीवाल ने कमजोर किया है। हमारा संविधान हमें हमारे मूलभूत अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, एक समानता का अधिकार, अच्छा जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। आपने पिछले 10 वर्षों में हमारे लगभग सभी मूलभूत अधिकारों का हनन किया है। क्या आपने शिक्षा में एक समान का अधिकार दिया? क्या आपने चिकित्सा में स्वतंत्रता का अधिकार दिया? क्या आपने अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया? आपने हमारे बच्चों को एक समान शिक्षा न देकर उनके एक समानता के शिक्षा के अधिकार का हनन किया है। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का न होना और मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है। प्रदूषण मुक्त वातावरण, ट्रैफिक जैम में खड़े रहना और टूटी सड़कों पर चलना, इन सब के कारण आपने यानी आपकी दिल्ली सरकार ने हम दिल्ली वासियों के अच्छा जीवन जीने के अधिकार का हनन किया है। आपको और आपकी सरकार को यानी अरविंद केजरीवाल को आलोचना सुनने की आदत नहीं है। आपकी सरकार की जब आलोचना करते हैं, किसी काम को लेकर जब प्रश्न पूछते हैं, तो ये आपको 10 वर्ष पुरानी सरकार का हवाला देते हुए नजर आएंगे। ये आज भी बारिश का पानी जब बेसमेंट में भरने से देश के उन 3 होनहार बच्चों की खुद मृत्यु होती है, तो ये उस लापरवाही का, अपनी कामचोरी का ठीकरा भी बीजेपी पर फोड़ देते हैं। जो बीजेपी एमसीडी 2 वर्ष पूर्व ही हार चुकी है, उस राजेंद्र नगर में पार्षद आपका, विधायक आपका, एमसीडी भी आपके अंडर, किंतु जवाबदेही बीजेपी। आपने एमसीडी के उन 2 कर्मचारियों को तो नौकरी से निलंबित कर दिया। क्या आपने अपने पार्षद, विधायक, मेयर या दिल्ली सरकार के किसी मंत्री का इस्तीफा मांगा, या फिर आपने खुद मुख्यमंत्री होने के नाते उस दुखद घटना की जिम्मेदारी ली? किंतु आप जिम्मेदारी लेते कैसे? आप तो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब घोटाले के आरोप में खुद जेल में थे और इन सब भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे थे और आज भी संरक्षण दे रहे हैं। इन पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार का बजट 2.5 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। आपने 10 वर्षों में बजट का पैसा हम दिल्ली वासियों की जरूरतें पूरी करने पर नहीं लगाया। आपने बजट का पैसा लगाया भ्रष्टाचार में, आपने बजट का पैसा लगाया शराब कंपनियों की लाइसेंस फीस माफ करने में, आपने बजट का पैसा लगाया अपना शीश महल बनवाने में, आपने बजट का पैसा लगाया अपना चेहरा चमकाने
चलाने में। आज हर जगह हमें बस एक ही चेहरा नजर आता है, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। चाहे बड़े बड़े होर्डिंग्स हो, चाहे दीवारों पर चिपके पोस्टर्स हो, चाहे रोड हो, डीटीसी बसें हो या फिर डीटीसी बसों में मिलने वाली महिलाओं की टिकट हो, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो या कोई भी सरकारी इमारत हो, चाहे रेडियो हो, टीवी हो या फिर सोशल मीडिया हो, हर जगह सिर्फ एक चेहरा, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। और इस चेहरे को चमकाने में आपने यानी आपकी दिल्ली सरकार ने यानी अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में खूब दिल्ली सरकार के बजट का उपयोग किया है। पिछले 10 वर्षों में खूब दिल्ली सरकार के बजट का उपयोग किया है। आप सिर्फ यही नहीं रुके, आपने अपनी फोटो उन 2 महान महापुरुषों के साथ भी लगा दी, जिन्हें हम सिर्फ दिल्ली वासी ही नहीं, भारतवासी ही नहीं, अपितु पूरा विश्व सम्मान की दृष्टि से देखता है। कहा वो 2 महान महापुरुष, आदर्शवादी व्यक्ति, कहा आप भ्रष्टाचारी, विश्वासघाती और देशद्रोही। पिछले 10 वर्षों में आपने यानी अरविंद केजरीवाल ने हम दिल्ली वासियों से अनेक वादे किए, किंतु पूरा एक भी नहीं किया। को वोट मत देना, इसी तरह से 5 साल का टाइम चाहिए, 5 साल के लिए। हम लोग 5 साल में ना करें, अगली बार वोट मत देना। हम ये प्ले करेंगे 2024 में कि 2025 में कि अरविंद केजरीवाल ने यमुना गोवा में नहीं कहा, मैंने 10 बार दिल्ली में भी कहा है। आप मेरी दिल्ली की बातें नहीं सुनते। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। चालू करो बे। मैंने पिछले चुनाव में 3 वादे किए थे। मैंने कहा था मैं यमुना साफ कर दूंगा, मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा, आप ओक लगा के पानी पी लेना, सीधे साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया। आपकी सरकार टिकी हुई है झूठ पर, बहानों पर। आपकी सरकार टिकी हुई है भ्रष्टाचार पर। आपकी सरकार टिकी हुई है दूसरों पर बेबुनियाद आरोप लगाने पर। और इस चुनाव में आपको झूठ का, बहानों का, भ्रष्टाचार का, विश्वासघात का जो आपने हम दिल्ली वासियों के साथ किया है, मियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव में आपको झूठ का, बहानों का, भ्रष्टाचार का, विश्वासघात का जो आपने हम दिल्ली वासियों के साथ किया है, मियाजा भुगतना पड़ेगा। इस चुनाव में एक निरंकुश और जिद्दी मुख्यमंत्री का यानी अरविंद केजरीवाल का अंत होगा, जिसने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को अपनी महत्वाकांक्षा के कारण बंधक बना रखा है और अपने झूठ और बहानों से गुमराह कर रखा है। उस निरंकुश शासक का अंत होगा जिसने हमें अच्छी शिक्षा का सपना दिखाकर हम दिल्ली वासियों के हाथों में पुस्तकों की जगह एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री थमा दी। उस निरंकुश शासक का अंत होगा जिसने हमें अच्छे अस्पतालों का सपना दिखाकर कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हम दिल्ली वासियों को मरने पर विवश किया। इस चुनाव में उस निरंकुश शासक का अंत होगा जिसने हम दिल्ली वासियों को दिल्ली को सिंगापुर बनाने का सपना दिखाकर दिल्ली को गर्मियों में पानी की किल्लत, सर्दियों में प्रदूषण के कारण घुटती दिल्ली और बारिश में पानी के कारण डूबती सड़कें बना दिया। इस चुनाव से झूठ की राजनीति का अंत होगा और काम की राजनीति की शुरुआत होगी। इस चुनाव से सकारात्मक राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत होगी। इस चुनाव के बाद हमारी दिल्ली किसी की महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि जन आकांक्षा से चलेगी। मतलब इस चुनाव के बाद मनमर्जी नहीं, झूठ नहीं, ढोंग नहीं, बहाने नहीं, जन मर्जी चलेगी, क्योंकि यही जनतंत्र है। जो जनता चाहे वो हो, जो जनता न चाहे वो न हो।
इस चुनाव में एक निरंकुश और जिद्दी मुख्यमंत्री का यानी अरविंद केजरीवाल का अंत होगा, जिसने पिछले 10 वर्षों में दिल्ली को अपनी महत्वाकांक्षा के कारण बंधक बना रखा है और अपने झूठ और बहानों से गुमराह कर रखा है। उस निरंकुश शासक का अंत होगा जिसने हमें अच्छी शिक्षा का सपना दिखाकर हम दिल्ली वासियों के हाथों में पुस्तकों की जगह एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री थमा दी। उस निरंकुश शासक का अंत होगा जिसने हमें अच्छे अस्पतालों का सपना दिखाकर कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हम दिल्ली वासियों को मरने पर विवश किया। इस चुनाव में उस निरंकुश शासक का अंत होगा जिसने हम दिल्ली वासियों को दिल्ली को सिंगापुर बनाने का सपना दिखाकर दिल्ली को गर्मियों में पानी की किल्लत, सर्दियों में प्रदूषण के कारण घुटती दिल्ली और बारिश में पानी के कारण डूबती सड़कें बना दिया। इस चुनाव के बाद हमारी दिल्ली किसी की महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि जन आकांक्षा से चलेगी। मतलब इस चुनाव के बाद मनमर्जी नहीं, झूठ नहीं, ढोंग नहीं, बहाने नहीं, जन मर्जी चलेगी, क्योंकि यही जनतंत्र है। जो जनता चाहे वो हो, जो जनता न चाहे वो न हो। अब इस चुनाव के बाद मनमर्जी नहीं, झूठ नहीं, ढोंग नहीं, बहाने नहीं, जन मर्जी चलेगी, क्योंकि यही जनतंत्र है। जो जनता चाहे वो हो, जो जनता न चाहे वो न हो। आखिर जनता को क्या चाहिए? क्या हर गली में शराब के ठेके चाहिए? क्या एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री चाहिए? क्या शिक्षा में असमानता चाहिए? क्या चिकित्सा में देरी चाहिए? क्या टूटी सड़कें चाहिए? क्या वातावरण में प्रदूषण चाहिए? क्या नौजवानों को उचित रोजगार नहीं चाहिए? क्या उत्तम खेल परिसर नहीं चाहिए? क्या माताओं, बहनों और बेटियों के लिए सुरक्षित दिल्ली नहीं चाहिए? क्या ट्रैफिक जैम से मुक्ति नहीं चाहिए? इस चुनाव से झूठ की राजनीति का अंत होगा और काम की राजनीति की शुरुआत होगी। इस चुनाव से सकारात्मक राजनीति के एक नए दौर की शुरुआत होगी। इस चुनाव के बाद हमारी दिल्ली किसी की महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि जन आकांक्षा से चलेगी। अब इस चुनाव के बाद मनमर्जी नहीं, झूठ नहीं, ढोंग नहीं, बहाने नहीं, जन मर्जी चलेगी, क्योंकि यही जनतंत्र है। जो जनता चाहे वो हो, जो जनता न चाहे वो न हो। आखिर जनता को क्या चाहिए? क्या हर गली में शराब के ठेके चाहिए? क्या एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री चाहिए? क्या शिक्षा में असमानता चाहिए? क्या चिकित्सा में देरी चाहिए? क्या टूटी सड़कें चाहिए? क्या वातावरण में प्रदूषण चाहिए? क्या नौजवानों को उचित रोजगार नहीं चाहिए? क्या उत्तम खेल परिसर नहीं चाहिए? क्या माताओं, बहनों और बेटियों के लिए सुरक्षित दिल्ली नहीं चाहिए? क्या ट्रैफिक जैम से मुक्ति नहीं चाहिए? अब मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर मैं और आप हम एक हो जाएं, तो हम सब मिलकर दिल्ली और पूरे भारत को यह दिखा सकते हैं कि अगर इरादे नेक और जनता की भलाई के लिए हों, तो एक आम आदमी भी जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था, वो भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ सकता है और केवल लड़ ही नहीं सकता बल्कि आप सबके सहयोग से जीत भी सकता है। और यह जीत सिर्फ हमारे क्षेत्र और हमारी दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी। इस जीत की गूंज पूरे भारत तक जाएगी और जो एक बदलाव का सपना रखते हैं वह हमारी जीत उन सब के लिए प्रोत्साहन का काम करेगी। मैं आप सबके सामने ऐलान करता हूं कि मैं बिना पैसों के ये चुनाव लड़ के दिखाऊंगा। मैं यह साबित करके दिखाऊंगा कि बिना किसी को दारू पिलाए चुनाव लड़ा भी जा सकता है और चुनाव जीता भी जा सकता है। मेरे दिल्ली वासियों, आज हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर चीज फ्री देने की बात करते हैं। किसी ने कहा था अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है तो उसके बदले आपको अपनी आजादी देकर चुकानी पड़ेगी।
जैसे बिजली फ्री 200 यूनिट की गुलामी, जैसे शिक्षा फ्री सरकारी स्कूलों की गुलामी, जैसे चिकित्सा फ्री महीनों महीनों में इलाज होने की गुलामी। आपने यानी अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों से अपनी महत्वाकांक्षा के कारण हम दिल्ली वासियों को गुलाम बना रखा है। एक देश के तौर पर तो हम आजाद 1947 में हो गए थे, किंतु अब समय आ गया है एक देशवासी के तौर पर आजाद हो जाने का। हमें आजादी चाहिए प्राइवेट स्कूलों की फीस से, हमें आजादी चाहिए शिक्षा में असमानता से, हमें आजादी चाहिए चिकित्सा में देरी से, हमें आजादी चाहिए प्राइवेट अस्पतालों की लूट से, हमें आजादी चाहिए प्रदूषण से, हमें आजादी चाहिए टूटी सड़कों से, हमें आजादी चाहिए ट्रैफिक जैम से, हमें आजादी चाहिए महिलाओं पर हो रहे जघन्य अपराधों से। अगर हम आज भी शिक्षा, चिकित्सा, उत्तम खेल परिसरों की, प्रदूषण मुक्त वातावरण की मांग कर रहे हैं, तो क्या हम सही में आजाद होकर भी आजाद है? जबकि यह सब अधिकार तो हमारा संविधान हमें हमारे मूलभूत अधिकारों के रूप में प्रदान करता है। नहीं किसी से भीख मांगते, जीने का अधिकार मांगते। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। शिक्षा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। चिकित्सा का अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी है, राखी की शपथ न पूरी है। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। अब समय आ गया है मेरे दिल्ली वासियों को, मेरे क्षेत्र वासियों को यह तय करना है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ है या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। वो अच्छी और एक समान शिक्षा के लिए मेरे साथ है या उनके साथ है जो पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के नाम पर हमें सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेरे साथ है या उनके साथ है जो पिछले 10 वर्षों से अस्पतालों में इलाज के नाम पर लंबी लंबी लाइनें लगवा रहे हैं। वो अच्छी खेल सुविधाओं के लिए मेरे साथ है या उनके साथ है जो पिछले 10 वर्षों से एक भी सिंपल रेस ट्रैक नहीं बना पाए। प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए मेरे साथ है या उनके साथ है जो पिछले 10 वर्षों से प्रदूषण के नाम पर सिर्फ मीटिंग्स पे मीटिंग, निर्माण कार्यों पर रोक, गाड़ियां बैन और ओड इवन लगाते हैं किंतु कोई ठोस कदम नहीं उठाते। जघन्य अपराधों की मुक्ति के लिए मेरे साथ है या नहीं।